नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल अफेयर्स चैनल में। फ़िलहाल इस वक्त जैसे सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें सोनम वांगचुक जी एक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। आज हम इस वीडियो में जल्दी से जानेंगे कि जो सोनम वांगचुक है, इनकी अर्ली लाइफ कैसे थी, इनके क्या अचीवमेंट्स है, इन्वेंशन क्या थे और इन्होंने इन्होंने रोल क्या प्ले किया। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म सितंबर 1966 लेह डिस्ट्रिक्ट जो लद्दाख का है, वहाँ पे हुआ था। इन्होंने इस जो अर्ली एजुकेशन है वो लेह में ही रह के की। और इन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जो एजुकेशन मीडियम है, या तो वो हिंदी है या तो उर्दू है। तो जो लद्दाख के बच्चे हैं, वहाँ की नेटिव लैंग्वेज सिंधी है। ये हिंदी, उर्दू है नहीं, तो उनको थोड़ी ये लैंग्वेज बाहर की लगती थी, तो उसमें वो प्रॉब्लम बाहर जाते हैं। उसके बाद जब लौट के आते हैं, इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एनआईटी श्रीनगर से। जब ये बाहर वापस लौट के आते हैं, तो देखते हैं कि जो वहाँ के स्टूडेंट हैं, वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं हाई स्कूल या फिर 10th की बोर्ड की परीक्षा को पास करने में। तो इन्होंने एजुकेशन को लेके कई सारे स्टेप उठाए, जैसे कि इन्होंने सिकमॉल को इस्टेब्लिश किया। अगर हम बात करें, सिकमॉल का फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। अपने भाई और 5 दोस्तों के साथ मिलके इनका मेन मकसद ये था कि जो एजुकेशन सिस्टम जो खोखला हो चुका है, जो लोकल चिल्ड्रन को पढ़ा नहीं पा रहा और उसमें जो स्ट्रगल कर रहे हैं स्टूडेंट कक्षा 10 की परीक्षा पास करने में, इसकी वजह से इन्होंने ये रिफॉर्म मूवमेंट को चलाया और विलेज बाय विलेज इन्होंने जाके रिफॉर्म मूवमेंट की। के बाद इन्होंने 1998 के से लेके 2010 कई सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे, चाहे वो इस सिकमॉल को फाउंडेशन रहा हो, या फिर इन्होंने लदांस मिलोंग जो कि प्रिंट मैगजीन थे, उसको इन्होंने फाउंड भी किया और इसके एडिटर भी रहे कई सालों तक। इन्होंने ऑपरेशन न्यू होप लॉन्च किया था गवर्नमेंट के साथ मिलके, जिसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, इनको कल्चरल सेंसिटिव टीचर ट्रेनिंग देना और एक मतलब लोकल कल्चर के हिसाब से पढ़ाना, लोकल जो नेसेसिटीज़ हैं उनके हिसाब से पढ़ाने के लिए रिफॉर्म लाए। जैसे हिंदी उर्दू को छोड़ के आप लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ाइए। 2001 में इनको एजुकेशन एडवाइज़र ऑफ द हिल काउंसिल लद्दाख के लिए बनाया गया। इन्होंने लद्दाख वॉलंटरी नेटवर्क, कई सारे एनजीओज़ के साथ भी मिलके काम किया। उसके बाद अगर हम इनकी मेन अचीवमेंट की बात करें, तो जैसे सबसे बड़ा अचीवमेंट इनका था जो 2014 में जिसने इनको एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया, वो था आइस स्तूपा प्रोजेक्ट। स्तूपा क्या है ना, स्तूपा एक स्ट्रक्चर है जो बुद्धिस्ट में हम देखते हैं ना, बुद्धिस्ट स्तूप, चाहे वो सांची का स्तूप हो, बहरूत स्तूप हो, उसी प्रकार का ये प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट इसलिए लाया था क्योंकि स्प्रिंग के सीज़न में लद्दाख में बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती थी, ज़्यादातर पानी ठंडियों में जम जाता था। तो जो एग्रीकल्चर का मेन सीज़न होता था, वहाँ पे पानी की स्कार्सिटी होती थी। इसकी वजह से इन्होंने ये आइस स्तूप प्रोजेक्ट लाया था, जिससे इसमें होता क्या था कि एक जो पाइप है, पाइप का चैनल होता था, वो पानी में ठंडियों में पानी जो रिवर का वाटर होता था, उसको अपवर्ड ले जाता था और उसको ठंडी एयर में पूरा स्प्रे कर देता था। इससे क्या होता था कि पानी जो है फ्रीज़ हो जाता था एक बड़े लंबे-लंबे टाल कोन के हिसाब से। जैसे स्तूप नहीं होता ट्रायंगल शेप में, जैसे कि ये इस हिसाब से ये स्तूप के ताप में जम जाता था पानी, और जब ये ऐसे पानी जमा रहता था और ये धीरे-धीरे ये मेल्ट होता था। इससे क्या होता था कि मिलियंस ऑफ लीटर को ये स्टोर कर सकते थे। तो जो पहला इनका प्रोटोटाइप था ना, उसने अकेले ही 1,50,000 लीटर वाटर को स्टोर किया था, जो धीरे-धीरे बाद में मेल्ट हुआ और एग्रीकल्चर सीज़न के दौरान दौरान जब इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, तब आया। इस पार्टिकुलर इन्वेंशन का बहुत बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट था और इसने इंडिया को रिकॉग्निशन भी दिलाया था। अगर हम बात करें इसकी, तो स्विट्ज़रलैंड में इसको रेप्लिकेट किया गया। जो एल्प्स जो पहाड़ है, वो माउंटेन क्राइसिस हैं, वाटर क्राइसिस देखते हैं, उसके समय में भी इनको ये जो स्विट्ज़रलैंड है, इसने इस आइस स्तूपा प्रोजेक्ट को रेप्लिकेट किया था ताकि वो वाटर की जो स्कार्सिटी उसको कम कर सकें। बाकी किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अदर सेंट्रल एशिया देश जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है, उन्होंने भी इस चीज़ को अपनाया था। इस अचीवमेंट ने इन्होंने एक अवार्ड जीता था जिसका नाम था रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज। इसको 2016 में दिया गया था, इसलिए इनको एक वाइडली रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल के तौर पे निकल के आते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने अर्थन आर्किटेक्चर जो इन्होंने फ्रांस से किया नॉलेज लिया था, उससे इन्होंने पैसिव सोलर बिल्डिंग बनाई थी लद्दाख के लिए। देखो लद्दाख में प्रॉब्लम क्या है ना, कि वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होती है, -40 से भी नीचे चला जाता है टेम्परेचर, जमा देने वाली ठंड होती है। तो इन्होंने पैसिव सोलर बिल्डिंग बनाई। ये ऐसा मतलब ऐसा आर्किटेक्चर था जिसके तहत जो हीट को है वो रिटेन किया जा सकता था। इसके लिए हमें कोई कन्वेंशनल ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हम बाहर से या आग जलाएँ या हम हीटर लगाएँ। तो क्या होता था कि ये आर्किटेक्चर ही ऐसा था कि जो एक्सट्रीम हीट थी जो अंदर की, उसको ट्रैप किया जा सकता था। तो जो -40 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता था, उसमें भी सस्टेन करने लायक ये बिल्डिंग्स रहती थी। तो इसके लिए भी इनको बहुत रिकॉग्नाइज़ किया गया। हालाँकि 2009 में जो हमने देखा, जो थ्री इडियट जो काफ़ी फ़ेमस मूवी है इंडिया की अक्रॉस द वर्ल्ड, ये माना जाता है इन्हीं के ऊपर बनी थी, सोनम वांगचुक की लाइफ़ और अचीवमेंट के ऊपर, और इसके बाद इनका रिकॉग्निशन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत तेज़ी से बढ़ा। अगर हम कुछ इनके मेजर अवार्ड्स की बात करें, तो अभी 2025 तक तकरीबन इनके पास 16 इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स हैं। 2016 में इनको रोलेक्स अवार्ड मिला था, जैसा कि आइस-स्तूप प्रोजेक्ट था। इसने इनको ग्लोबल रिकॉग्निशन दिला दिया ताकि विद रिस्पेक्ट टू सॉल्विंग द ग्लोबल क्राइसिस ऑफ वाटर। 2017 में इनको ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर मिला, जैसे मैंने बताया कि अर्थन आर्किटेक्चर जो पेरिस का था, सस्टेनेबल इन्होंने बिल्डिंग्स का, उसके लिए इनको मिला।
रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको दिया गया, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, जिन्होंने एजुकेशन और इनोवेशन रिफॉर्म लाए थे उसके लिए। एक संतोखबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला था, जिन्होंने जो इनको दिया गया था कि जो माउंटेन कम्युनिटीज़ हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो इन्होंने काम किया। तो तकरीबन अभी तक इनके पास 16 प्रेस्टिजियस अवार्ड आ चुके हैं और कई सारे फोरम में इनका इंटरनेशनल अपीयरेंस रहा, चाहे वो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस रही हो या फिर कोलैबोरेशन किया यूरोपियन इंस्टीट्यूशन ऑन आइस स्तूप रेप्लिकेशन प्रोजेक्ट के ऊपर, इंटरनेशनल आर्किटेक्चर और एजुकेशन समिट में भी, टेड टॉक एंड ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फोरम में भी इन्होंने कई बार अपीयरेंस दिए हैं। हालांकि इन्होंने कई सारे एक्टिविस्ट रिफॉर्म भी किए। अगर हम बात करें, जैसे कि हम सब जानते हैं 2019 अगस्त में 370 आर्टिकल हटाया गया था, जिससे तहत जो जम्मू एंड कश्मीर है इसको 2 टुकड़ों में बांटा गया था और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, जिसमें अब यूनियन टेरिटरी बन गया तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ लेजिस्लेचर नहीं होगी, हटा भी दिया गया था। तो इन्होंने इसको भी एडवोकेट किया था कि कम से कम एक लेजिस्लेचर दो, ताकि जो सेल्फ गवर्निंग राइट हैं कम्युनिटीज़ के वो बनाए जा सकें, क्योंकि ये अब यूटी बन गया तो यूटी डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री यानी प्रेसिडेंट के द्वारा रूल किया जाता है। सो जो वहाँ के लोकल पीपल हैं वहाँ के पास गवर्निंग राइट चले गए। इसके बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट भी 2021 से 2023 तक आए इन्होंने लॉन्च किया। इन्होंने लद्दाख अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का भी सपोर्ट किया, जो ये डिमांड करते थे कि हमको फुल स्टेटहुड देना चाहिए। सिक्स्थ शेड्यूल की डिमांड की थी, जैसा हमने सब देखा था, इसके लिए इन्होंने हंगर स्ट्राइक भी गए थे। सिक्स्थ शेड्यूल बेसिकली क्या था कि ताकि ये ट्राइबल आइडेंटिटी और लैंड राइट्स को बचा के रख सकें। सिक्स्थ शेड्यूल में जो भी आ जा फॉर एग्जांपल अगर कोई भी स्टेट को सिक्स्थ शेड्यूल में डाल दिया गया तो वहाँ पे जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है उनके पास थोड़ा ज़्यादा पावर आ जाती है। सो जैसे स्टेट हैं, 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सिक्स्थ शेड्यूल में ऑलरेडी हैं, और स्टेट इन्होंने लद्दाख की भी बात की थी और सेपरेट लोकसभा सीट के लिए बात की थी कि लेह और कारगिल के लिए सेपरेट लोकसभा सीट्स भी दी जाएँ और एक इंडिपेंडेंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हम सब जानते हैं हर स्टेट में एक अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, चाहे वो यूपी पीसीएस की बात पीएससी की बात करें या बिहार पीएससी, जो सारे होते हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसकी भी बात की ताकि लोकल यूथ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकें। 2023 में ये धर्मेंद्र प्रधान से भी जाके मिलते हैं और 2024 में मार्च 2024 में इन्होंने 21 डे क्लाइमेट फास्ट भी किया था, जो 11,000 फीट एल्टीट्यूड जीरो टेम्परेचर पे इन्होंने 21 दिन की हंगर स्ट्राइक रखी, जिसमें इन्होंने केवल वाटर एंड सॉल्ट लिया। इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से रैपिडली ग्लेशियर मेल्ट हो रहे थे। देखिए जो हिमालय है उसको नॉर्थ थर्ड पोल भी कहा जाता है, क्योंकि ये तकरीबन 1.9 बिलियन लोगों को पानी सप्लाई करता है। जो हमारी नॉर्थ इंडिया की रिवर है, चाहे वो गंगा हो जाए, यमुना हो जाए, ये सारी रिवर्स का सोर्स हिमालय है। अगर हिमालय का ग्लेशियर पिघल गया तो ये जो अभी हम कहते हैं ना कि ये पेरेनियल रिवर है, सदाबहार रिवर है, जिसमें हमेशा पानी रहता है, वो हट जाएगा। क्योंकि अभी जो पानी रहता है उसका मेन कारण है कि ग्लेशियर से पानी आ रहा है। अगर हम साउथ की रिवर देखें, गोदावरी, कृष्णा, तो ये ज़्यादातर पेरेनियल रिवर नहीं है। ये मौसम सीजनल रिवर हैं। जब बारिश होती है तो इसमें पानी बहुत होता है और जो बारिश नहीं होती तो पानी बहुत कम मात्रा में बचता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं, पानी आप परमानेंट पाओगे। हाँ, बारिश के समय में बाढ़ आ जाती है, वो बात अलग है। तो ये चाहते थे कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, उनकी वजह से जो हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं उनको रोका जाए। इसलिए वो 6 शेड्यूल की भी यहाँ पे बाहर के जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की गई, तो इससे हमारे ग्लेशियर को नुकसान पहुंचेगा। सितंबर से अक्टूबर 2024 में इन्होंने दिल्ली चलो पदयात्रा भी की, जिसमें 800 किलोमीटर फुट मार्च था, जब ये लेह से लेके दिल्ली तक आए थे, जिसमें कम से कम 150 से ज़्यादा लोगों ने वॉलंटियर किया था। हालांकि 30 सितंबर 2024 को इनको डिटेन कर लिया गया था सिंघू बॉर्डर के आसपास, क्योंकि परमिशन नहीं थी। उसके बाद जो मेन इवेंट हुआ, जो थोड़ा एस्केलेशन हो गया, जो वो था 2025 का हंगर स्ट्राइक। सितंबर 2025 में इन्होंने 35 दिन की हंगर स्ट्राइक रखी थी। उसमें क्या हुआ कि 24 सितंबर को एक प्रोटेस्ट के दौरान वहाँ थोड़ा वायलेंस हो गया। उसमें 4 लोग की मृत्यु हो जाती है और 161 के आसपास लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें 22 पुलिस वाले भी थे। तो गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एक एलिगेशन लगा दिया कि जो वांगचुक की स्पीच है उसकी वजह से मॉब ने वायलेंस इग्नाइट कर दिया। तो इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में लाया गया था। इसके तहत क्या होता है ना कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पे, मतलब किसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन, जैसे कभी कभी होता है ना किसी फेमस पर्सनैलिटीज़ की वजह से, मतलब ऐसा होते हैं पर्सनैलिटी जिनकी भाषण से हो सकता है वायलेंस हो जाए इन फ्यूचर, तो इसके लिए उस वायलेंस को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन क्लॉज है। तो उसके तहत नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में इनको विदाउट ट्रायल के अप टू 1 ईयर तक रखा जा सकता था, तो इनको डिटेन कर लिया गया। हालांकि इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और 24 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस जो डिटेंशन था इनका, इसको इलीगल ठहरा दिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये कोई इलीगल था, क्योंकि इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया कि हमने कोई वायलेंस के लिए या फिर हमने कोई ऐसी स्पीच दी। तो धीरे धीरे चल के ये आगे बढ़ता गया। हालांकि इनको छोड़ा मार्च में जाके गया था, तुरंत नहीं छोड़ा गया था। तो अगर हम इनकी एक समरी देखें,
तो इन्होंने सिग्मॉल एजुकेशन रिफॉर्म के तौर पे सिग्मॉल की इस्टेब्लिशमेंट किया और इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल को भी इम्प्रूव किया न्यू होप के ऑपरेशन न्यू होप के जरिए। इन्वायरमेंटल इनोवेशन की बात करें तो आईसी स्तूप ने बनाया जिन्होंने वाटर स्कैसिटी एज अ चैलेंज को टैकल किया। मीडिया एंड पॉलिसी के लिए इन्होंने लद्दाख मिलोंग जो था उसको भी इन्होंने एडिट किया और फाउंड भी किया, कई सालों तक उनके चीफ एडिटर भी रहे। और इन्होंने कई सारे प्रोटेस्ट, चाहे वो 21 दिन की हंगर स्ट्राइक हो या 35 दिन की हंगर स्ट्राइक हो, अभी फिलहाल जो इनकी हंगर स्ट्राइक है उसमें 19 दिन तो हो चुके हैं और इनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कल्चरल इम्पैक्ट की बात करें तो थ्री इडियट मूवी इन्हीं के ऊपर बनी है। फिलॉसफी, अगर हम इनकी फिलॉसफी कोर देखें तो इनका मानना है कि जो रियल एजुकेशन है उसमें एक थिंकिंग इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, किसी लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, लड़कों के अंदर इनोवेशन होना चाहिए। सो ये इनके कुछ वर्क थे, अर्ली लाइफ अचीवमेंट थी। हालांकि जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें देखना ये होगा कि कब तक इनको हंगर स्ट्राइक पे रखा जा रहा है, क्योंकि कई लोगों ने अपील की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कभी अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपील की थी कि लाइफ थोड़ा प्रीसियस है, आपको हंगर स्ट्राइक तोड़ देनी चाहिए, और गवर्नमेंट से भी अपील किया कि इनकी जो हेल्थ है उस पर कंटिन्यूअस अपडेट लेते रहें। अब देखते हैं कि इस पे क्या होता है। फिलहाल ये वीडियो उनकी लाइफ से जुड़ा था, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।